नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के ऊपर चर्चा करूंगा। आदेश 21 एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स की बात करता है, यानी डिक्री और आदेश के निष्पादन की बात करता है। इसमें 106 रूल्स दिए गए हैं। इसके एक एक रूल्स पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये बताने और समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्सक्यूशन का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और वो किन प्रक्रियाओं से गुजर कर एक्सक्यूशन को किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन किया जाता है। डिक्री और आदेश के निष्पादन का मतलब क्या हुआ? डिक्री और आदेश का निष्पादन ये हुआ जब किसी मुकदमे में कोई आदेश होता है तो उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा, उसका निष्पादन कैसे होगा, या फिर किसी मुकदमे में कोई डिक्री पारित होती है तो उन डिक्रियों का एक्सक्यूशन कैसे होगा, निष्पादन कैसे होगा, उसके विषय में ऑर्डर 21 बात करता है। इसमें 106 नियम दिए गए हैं, उन सब नियमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगर ऑर्डर 21 रूल 1 की बात करें तो वो बताता है मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री, यानी कि डिक्री के अधीन अगर कोई धन का संदाय करना है, यानी कि मनी का पेमेंट करना है, तो उसकी क्या मोड होंगे, उसकी क्या रीतियां होंगी। यह बताया गया है ऑल मनी पेबल अंडर ए डिक्री शैल बी पेड एज फॉलोज, नेमली ए by deposit into the court whose duty is to execute the decree, or sent to the court by postal money order or through a bank, और बी में बताया गया out of court to the decree holder by postal money order or through a bank or by any other mode wherein payment is evidence in writing। सी में लिखा है अदरवाइज एज द कोर्ट विच मेड द डिक्री डायरेक्ट। तो यहाँ पर 3 रीतियां बताई गई हैं। अगर मनी की डिक्री है या फिर मनी के पेमेंट करने का कोई आदेश है, उसको पेमेंट करने के लिए 3 रीतियां बताई गई हैं। वो कौन कौन सी रीतियां हैं उसके विषय में अभी मैंने आपसे बात की। इसको मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। उस न्यायालय में जिसका कर्तव्य डिक्री का निष्पादन करना है, वो न्यायालय भी हो सकता है जिसमें डिग्री पास की गई है, या फिर वो न्यायालय भी हो सकता है जहां पर डिग्री ट्रांसफर की गई, यानी कि वो न्यायालय जिसका कर्तव्य उस डिग्री का निष्पादन करना है, उस न्यायालय में उस डिग्री की जो रकम है उसको जमा करके, या आदेश की जो रकम है उसको जमा करके, या फिर उस न्यायालय को मनी ऑर्डर करके, या फिर बैंक के माध्यम से भेज करके। और दूसरी रीति बताई गई है कि अगर न्यायालय के बाहर अगर पेमेंट करना है तो जो डिक्रीदार है, यानी जिसके फेवर में डिक्री हुई है, उसको मनी ऑर्डर करके या बैंक के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जिसमें लिखित में साक्ष्य उपलब्ध हो जाए, उस माध्यम से पेमेंट करके। सी में बताया गया, यानी गा में बताया गया ऐसी कोई अन्य रीति, ऐसा कोई अन्य मोड जो न्यायालय ने निर्देश दिया। अब इसे क्लास 2 में बताया गया है where any payment is made under class A or class C of sub rule 1, the judgment debtor shall give notice thereof to the decree holder either through the court or directly to him by the registered post, acknowledgement due। जहां संदाय उपनियम 1 के खंड का या गा के अधीन किया जाता है, वहां निर्णित ऋणी डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा या रसीद रजिस्ट्री डाक के द्वारा सीधे भेज देगा। अब ए में, क्लास ए में और क्लास सी में क्या नियम दिए गए हैं? क्लास ए में ये बताया गया है कि अगर डिक्रीदार को जो पेमेंट करने का आदेश हुआ है वो कोर्ट में सीधे जमा करेगा, या फिर कोर्ट में मनी ऑर्डर करके जमा करेगा, या फिर बैंक के माध्यम से जमा करेगा। और क्लास सी में बताया गया कोई अन्य कोई रीति जो न्यायालय ने डायरेक्ट की है उस नीति से जमा करेगा। अगर क्लास ए और क्लास सी में किसी भी नीति से उसने जमा किया गया है तो उस कंडीशन में जो निर्णीत ऋणी है
वो डिक्रीदार को उसकी सूचना न्यायालय के माध्यम से देगा, या फिर उसकी रसीद जो होगी वो डिक्रीदार को बाई पोस्ट कर देगा। ये दो काम उसको करने आवश्यक है, ताकि उसके संज्ञान में आ जाए कि आपके द्वारा जो रकम पेमेंट करनी थी वो न्यायालय में हमने पेमेंट कर दी, या फिर हमको डायरेक्ट भेज दी, या फिर न्यायालय में अगर पेमेंट की है तो उसकी रसीद आपने वहां पर भेज दी। तो डिक्रीदार को ये बात संज्ञान में आ जाएगी कि निर्णीत ऋणी ने पैसा जमा कर दिया, यानी कि जो मनी के पेमेंट का जो आदेश हुआ था उसका निष्पादन हो गया। अब क्लास 3 में बताया गया, अगर मनी इज पेड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू ए बैंक अंडर ए क्लास ए और क्लास बी of sub rule 1, the money order or payment through a bank as the case may be shall accordingly state the following particulars, namely: number 1, the number of the original suits, the name of the parties where there are more than two plaintiffs or more than two defendants, as the case may be, the name of the first two plaintiff and the first two defendant, how the money remitted to be adjusted, this is to say whether it's toward the principal interest or cost, the number of execution case of the court where such case is pending, the name and address of the payer। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर रूल 1 के क्लॉज ए और क्लॉज सी में के माध्यम से यदि पेमेंट किया गया और वो पेमेंट मनी ऑर्डर के द्वारा या फिर बैंक के माध्यम से भेजा गया है, तो उसमें ए से लेकर ई तक यानी का से लेकर ड तक की जो विशिष्टियां दी है उनका ब्यौरा लिखना होगा। क्या ब्यौरा है? यानी कि जो मूल वाद है, जो ओरिजिनल सूट है, उसका नंबर। अगर एक से अधिक पक्षकार हैं यानी दो पक्षकार हैं, प्रतिवादी हैं, या दो वादी हैं या दो प्रतिवादी हैं, तो उन दोनों के नाम। प्रेषित धन जो आपने पैसा भेजा है मर्डर के माध्यम से या बैंक के माध्यम से, उसका समायोजन किस प्रकार से किया जाना है। मतलब इसका क्या है? मतलब यह है कि वो जो पेमेंट आपने भेजा है वो मूल के प्रति भेजा है या ब्याज के प्रति भेजा है या खर्च के प्रति भेजा है, ये आपको स्पष्ट वहां पर लिखना पड़ेगा। और न्यायालय में निष्पादन के मामले का संख्या जहां ऐसा मामला लंबित हो, यानी कि एक्सक्यूशन का यदि आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है तो उसका जो आपको नंबर इलाट हुआ उसके विषय में आपको बताना होगा। और संदायकर्ता का नाम, यानी जिसने पेमेंट दिया उसका नाम और पता लिखना पड़ेगा। अब इसके क्लास 4 में चलते हैं। वहां पर ये बताया गया, ऑन एनी अमाउंट पेड अंडर क्लास ए और क्लास सी सब रूल 1, इंटरेस्ट if any shall cease to run from the date of service of notice revert to sub rule 2। उपनियम 1 के खंड का अथवा गा के अधीन किसी रकम पर ब्याज यदि कोई हो, उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूचना की तामीली से नहीं लगेगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि रूल 1 में जो आपको पेमेंट करने के जो 3 तरीके बताए गए थे, उसमें यदि आपने क्लॉज ए में या क्लॉज सी के तहत आपने पेमेंट किया गया, क्लॉज ए में क्या बताया गया है कि आप डिक्रीदार को कोर्ट में आप जमा कर सकते हैं मर्डर के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से या फिर कोई अन्य रीति जिसे कोर्ट डायरेक्ट करे। तो जिस तारीख को आपने जमा किया है उस तारीख से ब्याज लगना बंद नहीं होगा। ब्याज कब से लगना बंद होगा? जब आपने क्लास 2 में जो सूचना जो होगी निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्रीदार को भेज दी जाएगी। सूचना क्या होगी कि आपने क्लास 1 और क्लास सी के तहत पैसा कोर्ट में जमा कर दिया है, या फिर उसकी जो रजिस्ट्री है उसकी रसीद जो है डिक्रीदार को आप भेजेंगे। तो जिस तारीख को आप भेजेंगे उस तारीख से आप पर उस मूल रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो ऑर्डर का पेमेंट है करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं कि साहब हमने पेमेंट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे अब तो ब्याज लगेगा नहीं, लेकिन ब्याज लगेगा। ऐसा जो है रूल 4 कह रहा है इसका। अब इसके रूल 5 में आते हैं। ऑन एनी अमाउंट पेड अंडर क्लास बी सब रूल 1, इंटरेस्ट इफ एनी शैल cease to run from date of such payment।
और अगर क्लास 1 के बी पार्ट में अगर कोई पेमेंट किया है, यानी कि न्यायालय के बाहर क्लास बी में क्लास 1 के बी पार्ट में जो पेमेंट है वो आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट की बात करता है। वो किसको पेमेंट हो रहा है? वो डिक्रीदार को मनीडर के माध्यम से या बैंक के माध्यम से या कोई अन्य रीति से इसका संध्याय लिखित में साक्ष्य हो सके उसके माध्यम से डिक्रीदार को डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है। तो जिस तारीख को आपने पेमेंट कर दिया उससे उसके बाद से कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे आप डिक्रीदार को पेमेंट कर रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और पहले क्या था, पहले आप चूंकि कोर्ट में जमा कर रहे थे और कोर्ट में आपने तारीख से पहले आपने कभी जमा कर दिया, उसको पता ही नहीं चल पाया कि साहब जमा है। मान लो 2 पैसे नहीं पाया तो उसका पैसा जमा, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपने पैसे, वो परेशान है। तो ऐसी स्थिति में क्लास 4 में ये राइडर लगा दिया कि नहीं साहब, अगर आप क्लास 2 के अनुसार उसको सूचना नहीं देंगे तो ये उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता रहेगा। क्लास 5 में कह दिया कि जो कि क्लास बी में आपने डायरेक्ट डिक्रीदार को पेमेंट कर दिया है, तो जिस तारीख को आपने पेमेंट कर दिया उस तारीख से आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अभी नीचे एक प्रोविजन है, प्रोविजन में बताया गया प्रोवाइडेड दैट बाय द डिक्री होल्डर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द पोस्टल मनी ऑर्डर और पेमेंट थ्रू a bank, interest shall cease to run from the date on which the money was tendered to him, or where he avoid acceptance of the postal money order or payment through bank, interest shall cease to run from the date on which the money would have been tendered to him in the ordinary course of business of the postal authorities of or the bank as the case may be। यहाँ पर ये बताया गया है, परंतु डिक्रीदार मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से अगर संदाय स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो वहां ब्याज उस तारीख से जिस तारीख को धन उसको निवेदित किया गया यानी पेमेंट किया गया है वहां से ब्याज नहीं लगेगा। और जहां वह मनी ऑर्डर या बैंक के माध्यम से दिए गए संदेह को स्वीकार करने से बचता है वहां ब्याज उस तारीख को जिस तारीख को डाक प्राधिकारियों द्वारा बैंक के कारोबार के मामूली अनुक्रम में दे दिया गया होता है उस तारीख से ब्याज नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिक्रीदार हैं और आप पेमेंट लेने से ही बचें। तो यदि आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो जिस तारीख को पेमेंट आपने कर दिया गया है तो उस तारीख से फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये सीधे सीधे प्रोविजन बताया गया है। तो ये आज आपने देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 जो कि निष्पादन डिक्रियों के निष्पादन डिक्रियों और आदेश के निष्पादन की बात करता है, उसके रूल 1 के ऊपर मैंने चर्चा की। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्य सेक्शन के पर मैंने अपने आने लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।